किसी भी सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसकी मंजिल नहीं बल्कि वो रास्ते होते हैं जिन्हें तय करते हुए हम वहाँ तक पहुँचते हैं। हरिद्वार से शुरू हुई हमारी 4 धाम यात्रा यमुनोत्री की ऊंची पहाड़ियों से होती हुई गंगोत्री की घाटियों तक पहुंची और फिर भागीरथी से मंदाकिनी की घाटियों तक का सफ़र तय करते हुए हम पहुंच गए बाबा केदार की नगरी। लेकिन 4 धाम यात्रा की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब बाकी है इस यात्रा का वो सफ़र जो हमें एक धाम से दूसरे धाम तक ले जाएगा। केदारनाथ से निकलकर हम बढ़ेंगे गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी और जोशीमठ की ओर। अलकनंदा नदी के किनारे चलते हुए और हिमालय की खूबसूरत वादियों को पार करते हुए हम पहुंचेंगे 4 धाम यात्रा के अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम तक, जहां साक्षात भगवान विष्णु बद्रीनारायण के रूप में विराजमान है। लेकिन इस आखिरी सफर में सिर्फ एक धाम की यात्रा पूरी नहीं होगी, बल्कि हरिद्वार से शुरू हुई हमारी 4 धाम यात्रा भी अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सुबह के 4:45 हो रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ सोनप्रयाग जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। पिछले कल मैं रात 9 बजे केदारनाथ धाम के दर्शन करके बिना रुके ही गौरीकुंड से होते हुए यहाँ सोनप्रयाग आ गया था और आज मुझे सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के सफ़र पर रवाना होना है। और फिलहाल यहाँ टिकट काउंटर में काफ़ी भीड़ है। यहाँ से बद्रीनाथ जाने वाली बस यहाँ सामने खड़ी है। सोनप्रयाग से डायरेक्ट बद्रीनाथ जाने वाली बसें यहाँ से सुबह 5 बजे से चलनी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ काउंटर पर पता करने पर मुझे पता चला कि बद्रीनाथ जाने वाली सुबह की दोनों बसों की टिकटें फुल हो चुकी हैं। अब इसके बाद अगली बस 7 बजे की है। काउंटर से कुछ ही दूरी पर ये यूटीसी की बसें भी लगी हैं, जो कि यहाँ से हरिद्वार की तरफ जा रही है। तो यहाँ 2 घंटा लंबा इंतजार करने की जगह अब मैं इस बस से रुद्रप्रयाग तक जा रहा हूँ। फिर ठीक 5 बजे हमारी बस यहाँ से अपने सफ़र पर रवाना हो गई। हमारा आज का रूट सोनप्रयाग से शुरू होकर गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग और गोविंद घाट से होते हुए बद्रीनाथ धाम तक है। ये दूरी है 224 किलोमीटर और बद्रीनाथ पहुँचने में हमें करीब 12 घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा। सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग का बस किराया 170 और रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ का किराया 360 रुपये है। यहाँ से हमारे साथ ड्राइवर है योगेश सोन जी और कंडक्टर गिरीश पाठक जी हैं। सोनप्रयाग में पार्किंग फुल होने के कारण लोगों ने सड़क किनारे ही कई किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, जिसके चलते कई जगहों पर जाम की स्थिति बन जा रही है। सामने उस तरफ आप देख सकते हैं गाड़ियों की कितनी लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ इस गहरी घाटी के नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी। ये पवित्र नदी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर और सुमेरु पर्वत श्रृंखला के पास पिघलती बर्फ से शुरू होती है। करीब 81 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई सोनप्रयाग और गुप्तकाशी जैसे इलाकों से बहते हुए अंत में रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है, जिसके बाद इसका पानी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बन जाता है। अभी सड़क खाली मिल रही है तो योगेश जी ने बस को एकदम खींच कर रखा है।
इसके बाद फिर रामपुर और फाटा से होते हुए 6:40 पर हमारी बस पहुंच गई गुप्तकाशी। गुप्तकाशी का सबसे बड़ा धार्मिक महत्व यहाँ स्थित विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारीश्वर मंदिर की वजह से है। सामने उस तरफ की पहाड़ी पर दिखाई पड़ रहा है ऊखीमठ। समुद्र तल से लगभग 1310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ऊखीमठ रुद्रप्रयाग जिले का एक प्रमुख धार्मिक नगर है। शीतकाल के दौरान जब भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली यहीं लाई जाती है और पूरे 6 महीने तक ओमकारेश्वर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए ऊखीमठ को भगवान केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी भी कहा जाता है। यहाँ फिर संकरी रोड होने के कारण सामने से आ रही इस बस की वजह से अब हमें बैक लेना पड़ रहा है। पहाड़ों की इन संकरी सड़कों पर अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ किसी एक वाहन को दूसरे वाहन को रास्ता देने के लिए बैक करना पड़ता है। गुप्तकाशी से उतराई उतरने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं कुंड के पास और यहाँ मंदाकिनी नदी भी हमारे एकदम पास से बह रही है। इधर ये बाईं ओर की सड़क ऊखीमठ और चोपता तुंगनाथ के लिए निकल रही है। और फिर कुंड से थोड़ा आगे ही हमारी बस ने अपना ब्रेकफास्ट हॉल्ट भी ले लिया। ये यूटीसी बस पिथौरागढ़ डिपो की दिल्ली थल पाखू रूट पर संचालित होने वाली बस है और साथ ही बस का स्टाफ भी पिथौरागढ़ डिपो का ही है, जो कि अभी चारधाम यात्रा में ड्यूटी लगने के चलते अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिर यहाँ बस के स्टाफ ने मुझे भी साथ चाय नाश्ते के लिए बुला लिया। और यहाँ ये हमारी बस की साथी बस भी पहुँच रही है। ये दोनों ही बसें पिथौरागढ़ डिपो की हैं और दिल्ली थल रूट पर एक साथ अपनी सेवाएं देती हैं। लेकिन चारधाम यात्रा के चलते फिलहाल दोनों बसों की ड्यूटी यहाँ लगा दी गई है। करीब आधे घंटे के एक लंबे हॉल्ट के बाद अब बस यहाँ से आगे के लिए रवाना हो रही है। और अब हम पहुंच रहे हैं अगस्त्यमुनि। मंदाकिनी नदी के किनारे बसी ये जगह अपनी धार्मिक और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि ये जगह महर्षि अगस्त्य की तपस्या से जुड़ी हुई है और यहाँ अगस्त्य ऋषि का प्रमुख मंदिर भी स्थित है।
इसके बाद फिर 8:20 पर हमारी बस पहुंच गई रुद्रप्रयाग के पास। सामने उस तरफ रुद्रप्रयाग शहर भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती है। आगे फिर मैं यहाँ रुद्रप्रयाग श्रीनगर बाईपास पर उतर गया और बस यहाँ से आगे हरिद्वार की ओर जा रही है। फिर यहाँ ये शेयरिंग टैक्सी से मैं आ गया रुद्रप्रयाग मार्केट। करीब 1 घंटा यहाँ इंतज़ार करने के बाद 9:45 पर फिर ये ऋषिकेश बद्रीनाथ वाली बस यहाँ पहुँच रही है और अब मैं यहाँ से बद्रीनाथ तक का सफ़र इसी बस से पूरा करूँगा। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ का बस किराया 360 रुपये है और अब यहाँ से आगे हमारे साथ चालक दिगंबर जी हैं। रुद्रप्रयाग इस घाटी में एकदम बीचों बीच बसा हुआ है। इस जगह का नाम भगवान शिव के रुद्र स्वरूप पर पड़ा है। और यहाँ अब हमारी बस में पुराने फिल्मी गाने भी शुरू हो गए हैं। आगे फिर ये गौचर आता है। गौचर की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की ऐतिहासिक हवाई पट्टी है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान यह एयर स्ट्रिप सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण रही थी। आज भी आपदा राहत, सैन्य गतिविधियों और हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद फिर 10:50 पर हमारी बस पहुंच गई कर्णप्रयाग। नीचे यहाँ पिंडर और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। पिंडर नदी उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण हिमनदीय नदियों में से एक है और इसका उद्गम कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर से होता है। लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पिंडर नदी यहाँ आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अब हम पहुंच रहे हैं नंदप्रयाग। यहाँ नंदप्रयाग में मंदाकिनी नदी का अलकनंदा नदी से संगम होता है। ये यूटीसी ऋषिकेश डिपो की बस गोपेश्वर से दिल्ली जा रही है। बस स्टाफ को यहाँ से कुछ पार्सल भिजवाना था तो जिस वजह से ये यहाँ रुकी है। फिर 11:40 पर हमारी बस चमोली पहुँच गई। चमोली को उत्तराखंड की देवभूमि का दिल भी कहा जाता है। यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन मंदिरों और हिमालय की ऊंची चोटियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। और गोपेश्वर के लिए यहाँ से लेफ्ट साइड का रास्ता जाता है, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और चमोली जिले का मुख्यालय भी ऊपर गोपेश्वर में ही है।
दोपहर के ठीक 12 बज रहे हैं और हमारी बस पहुंच गई है पीपल कोटी। यहाँ अब लंच ब्रेक है और रास्ते भर मैंने कुछ नहीं खाया था तो मुझे काफ़ी भूख लगी है, तो मैंने यहाँ ये कड़ी चावल लगवा लिया। फिर गर्मी के चलते मैंने यहाँ एक गिलास ठंडी लस्सी भी पी ली। करीब आधे घंटे के एक लंबे हॉल्ट के बाद अब बस यहाँ से आगे के सफ़र पर रवाना हो रही है। इसके बाद फिर ठीक 2 बजे हमारी बस पहुंच गई जोशीमठ। यहाँ से औली की तरफ जाने वाला रास्ता भी अलग होता है, जो कि यहाँ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर इससे भी ऊंची जगहों पर बसा है। और अब हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर के पास। चमोली जिले में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है और जोशीमठ के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। जब सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं, तब भगवान बद्रीनाथ की उत्सव डोली और पूजा यहीं लाई जाती है। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की नियमित सेवा इसी मंदिर में होती है। अब हमारी बस यहाँ से उतरते हुए विष्णुप्रयाग की तरफ बढ़ रही है। फिर जल्द ही हम पहुंच गए विष्णुप्रयाग। यहाँ धौलीगंगा नदी अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ते ही इस पूरे रास्ते की असली खूबसूरती शुरू होती है। हमारे एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी घाटी में बहती अलकनंदा नदी, जिसके साथ साथ हमारी बस भी आगे बढ़ रही है। यहाँ सड़क भी पहाड़ों को काटते हुए लगातार ऊपर नीचे होती हुई आगे निकल रही है। इसके बाद फिर 3:40 पर हम पहुंच गए गोविंद घाट। गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के पवित्र संगम पर बसा एक बेहद खूबसूरत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कस्बा है। यहीं से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का रास्ता भी अलग होता है।
थोड़ा आगे चलकर ये राजा पांडु की तपोभूमि पांडुकेश्वर आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों के पिता राजा पांडु ने इस स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि पांचों पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का जन्म इसी पावन भूमि पर हुआ था। राजा पांडु के नाम पर ही इस जगह का नाम पांडुकेश्वर पड़ा और यहाँ भगवान विष्णु का प्रसिद्ध योग ध्यान बद्री मंदिर भी स्थित है, जो कि भगवान विष्णु के पवित्र सप्त बद्री मंदिरों में से एक है। पांडुकेश्वर से आगे बढ़ते ही अब हम पहुंच रहे हैं लंबगाड़ के इस लैंडस्लाइड जोन में। सामने पहाड़ों से टूटकर आया भारी मलबा और बड़े बड़े बोल्डर साफ दिखाई दे रहे हैं। बरसात के मौसम में यहाँ पहाड़ों से पत्थर और मलबा सड़क पर आने का खतरा बना रहता है, जिस वजह से ये बद्रीनाथ रूट का काफी संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। इसके बाद फिर 4:10 पर हम पहुंच गए हनुमान चट्टी। बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ने वाला ये पड़ाव हनुमान जी और भीम से जुड़ी महाभारत की कथा के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि पांडवों के वनवास के दौरान भीम का सामना यहाँ एक वृद्ध वानर से हुआ, जिसकी पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हिला तक नहीं पाए और बाद में उन्हें पता चला कि वह स्वयं हनुमान जी थे। इसी प्रसंग को भीम के अहंकार टूटने से जोड़ा जाता है और इस तरफ ये हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। हनुमान चट्टी ही वह जगह भी है जहां से सर्दियों के समय आगे की पूरी सड़क भारी बर्फबारी के कारण बर्फ की मोटी चादर से ढक जाती है, जिसके कारण सड़क पूरी तरह से गायब हो जाती है। प्रशासन सर्दियों में सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियों को जोशीमठ पर ही रोक देता है, क्योंकि इससे आगे पाले और बर्फ के कारण गाड़ियों के फिसलने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 से बर्फ हटाने का पूरा जिम्मा BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का होता है। दिसंबर से फरवरी के बीच जब भारी हिमपात होता है, तब केवल जोशीमठ और औली वाले हिस्से को ही साफ रखा जाता है, ताकि सेना और पर्यटकों की गाड़ियां चलती रहे। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ के बीच जमी 5 से 10 फीट गहरी बर्फ को हटाने का मुख्य अभियान मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू होता है। कपाट खुलने से कम 15 दिन पहले सड़क को पूरी तरह साफ कर दिया जाता है। इसके बाद फिर 4:40 पर हमारी बस पहुंच गई बद्रीनाथ, और यही वह पॉइंट भी है जहां से पहली बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन होते हैं। यहाँ अब हम एंटर कर रहे हैं बामणी गांव में, और इधर ये राइट साइड पर माणा पास रोड निकल रही है।
शाम 5:15 बजे हम पहुंच गए बद्रीनाथ बस स्टैंड और हमारी बस सामने पार्क हो गई है। अब कल सुबह 5:30 बजे बस यहां से वापस ऋषिकेश के लिए रवाना हो जाएगी। मैंने यहाँ होटल की बुकिंग ऑनलाइन नहीं की थी, तो मैं यहाँ GMUN की इस प्रॉपर्टी में आ गया और यात्रा सीजन के चलते फिलहाल यहाँ सारे रूम बुकड हैं। अभी यहाँ केवल फिलहाल डोरमेट्रिक बेड ही अवेलेबल है, जिसका पर बेड किराया 700 रुपये है। फिर काफ़ी देर घूमने के बाद फाइनली मुझे यहाँ होटल ऋषिगंगा में रूम मिल गया। वैसे तो ये फैमिली रूम है, पर यहाँ सिंगल बेडरूम फुल है और मैं काफ़ी थक भी गया हूँ, तो मैंने ये ही रूम ले लिया, जो कि मुझे 2200 का पड़ा। इसके बाद कुछ देर रेस्ट लेकर शाम के करीब 6 बजे मैं निकल पड़ा बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। और ये हैं बामणी गांव के खूबसूरत नज़ारे। फिर यहाँ नीचे पहुंचकर पता चला कि बद्रीनाथ जाने वाला मुख्य रास्ता अधिक यात्री होने की वजह से बंद है। तो अब मैं इधर दूसरी तरफ से घूम कर जा रहा हूँ। यहाँ नीचे बह रही है अलकनंदा नदी। फिलहाल यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि 3 से 4 किलोमीटर तक दर्शन की लंबी लाइन लगी है। फिर करीब 2 घंटे से ज़्यादा लाइन में लगने के बाद आखिरकार मैंने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर ही लिए। और अभी सुबह के वक्त भी आप यहाँ भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, हरिद्वार से शुरू हुई हमारी ये देवभूमि की 4 धाम यात्रा सीरीज आपको पसंद आई होगी और आपको इस यात्रा के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। आप YouTube के थैंक्स बटन का यूज करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं UTC के किसी नए सफर में। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।